जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए एक बार फिर चलते हैं साहित्यिक यात्रा की ओर, यानी पद्य से गद्य की ओर। और यह यात्रा सचमुच एक यात्रा वृत्तांत है जो आपको भारत से बाहर ले जाएगा, तिब्बत की तरफ, तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर। आप जानते हैं यात्रा वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें जो प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त होता है उसका कहीं कोई तोड़ नहीं, सानी नहीं। वैसे भी ज्ञान प्राप्ति के 4 तरीके हैं: पढ़कर, सुनकर, देखकर और उस जगह पर जाकर, यानी भ्रमण करके। तो यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ल्हासा की ओर, यह यात्रा वृत्तांत के रूप में है, जिसे लिखा है महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन कौन है आपको नहीं मालूम, आप बच्चे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का जो छोटा सा विद्यार्थी होगा वह भी जानता है कि बिना राहुल सांकृत्यायन के हिंदी साहित्य का कुछ मोल नहीं रह जाता। सन 1893 में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है आजमगढ़, और उस ज़िले में एक गांव है पंदाहा। पंदाहा गांव इनका ननिहाल है, वहाँ इनका जन्म हुआ 1893 में। वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और सन 1930 में ये चले गए कहाँ? तो श्रीलंका। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। संकृति इनके कुल का नाम है, इनका कुल संकृति कुल है, इसलिए इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रखा। जो भी बोले, बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने। जिंदगी भर ये घुमक्कड़ी शास्त्र के अध्येता रहे। घुमक्कड़ यानी भ्रमण करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इस पर इन्होंने बहुत कुछ शोध किया, बहुत कुछ लिखा। वोल्गा से गंगा और पूरे का पूरा घुमक्कड़ी शास्त्र इन्होंने रच दिया। इन्हें कम से कम 15-16 भाषाएं आती थी: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ वगैरह वगैरह, बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। करीब करीब 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे इनके पाठ के माध्यम से। सन 1929-30 की बात है। उस समय ये चोरी छिपे गए तिब्बत। आप बोलिएगा चोरी छिपे क्यों? चोरी छिपे इसलिए क्योंकि 1929-30 के समय भारत से तिब्बत जाना मना था। भारत से तिब्बत लोग नहीं जा पाते थे, रोक लगी हुई थी। अंग्रेजों का शासन था, आप जानते ही हैं, रोक लगी हुई थी। लिहाजा इन्होंने जो यात्रा की वो चोरी छिपे। कैसे? एक भिक्षुक के वेश में। वहाँ इनका एक साथी था और उस साथी की मदद से इन्होंने वहाँ जैन साहित्य का अध्ययन किया और वहाँ से बहुत सारा जैन साहित्य अनुदित करके ये यहाँ ले आए। उसी की इतिवृत्ति है, उसी की कहानी इसमें कही गई है। बहरहाल मैं आपको पाठ की शुरुआत करता हूँ। यह पहला वीडियो है ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। हरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ा गया, जिसमें लोग रहना छोड़ देते हैं, वह परित्यक्त है। परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी।
यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। एक लंबा अनुच्छेद है, यह मैंने पढ़ा है क्या। फरी कलिम्पोंग एक जगह है, एक दर्रा है, एक रास्ता है। उसी मुख्य रास्ते से नेपाल से होते हुए तिब्बत जाया जा सकता था। और वह छोटा दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्रा बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उससे सैनिक भी आते जाते थे, व्यापारिक कार्य भी होते थे, सैनिकों का आवागमन भी उधर से हुआ करता था, है ना। और उसी के अगल बगल एक बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत सारे खुले मैदान थे, बहुत सारे खुले मकान बने हुए थे ऐसे उन मैदानों में, जिनमें पहले फौजी रहा करते थे, फौजी यानी पलटनें रहा करती थी, सैनिक रहा करते थे। धीरे धीरे वे सैनिक वहाँ से हट गए तो वे मकान परित्यक्त से हो गए, खाली से हो गए। अब यहाँ जब ये भिक्षुक के रूप में वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की जो दशा है, वहाँ की जो अवस्था है, उसके बारे में बोलते हैं। ये बोलते क्या है कि तिब्बत में ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं भी हैं यात्रियों के लिए। तिब्बत में पर्दे की प्रथा नहीं है और वहाँ की महिलाएं तो बिल्कुल पर्दा नहीं करती, खासकर अजनबियों से, एकदम नहीं, एकदम घरेलू परिवेश जैसा है। यदि निम्न स्तर का कोई भिखमंगा न हो, एकदम गया गुजरा न हो, भिखमंगा न हो, या चोर उचक्के होने का डर यदि न हो, किसी के प्रति संदेह न हो कि यह चोर है या उचक्का है या उठाई गिरा है या लूटपाट करने वाला है, तो अजनबी व्यक्ति भी किसी भी घर में अंदर जा सकता है। और वहाँ चाय की जो उस समय व्यवस्था थी, उसमें इस तरह दूध में चीनी मिलाकर उबाल कर नहीं पीते थे। वहाँ चाय की व्यवस्था थी कि मक्खन चाय को एक बर्तन होता है, चोंगी बोलते हैं, उस चोंगी में चाय को कूटते हैं और कूट कर फिर उसमें मक्खन मिलाते हैं, इस तरह से। तो यदि आप मक्खन ले गए, चाय ले गए और वहाँ अपने घर के किसी भी घर में आप चले जाइए, वहाँ की जो कोई भी महिला हो, वहाँ माँ हो, बहन हो या किसी की पत्नी हो, तो आप उसे वह दे सकते हैं, अजनबी है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह महिला चोंगी में चाय को कूट कर उसमें मक्खन मिला देगी। इतना ही नहीं, यदि आप किसी अजनबी घर में गए और आपको संदेह हुआ कि यह महिला सारे का सारा मक्खन उसमें नहीं डालेगी, कहीं चुरा न ले। अब देखिए क्या विडम्बना है, आप तो अजनबी बनकर किसी के घर में गए, वहाँ आपने मक्खन भी दिया, वहाँ आपने चाय भी दी। एक तो हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, सवाल ही नहीं, किसी को कोई घुसने नहीं देगा अंदर। और आप वहाँ गए भी, आपने दे भी दिया, आपका उपकार करने के लिए उन्होंने चाय बनाना शुरू भी कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको हो गई परेशानी, आपको लगा कि कहीं उसमें से यह चोर न मक्खन न चुरा ले, कहीं चोरनी वाला काम न हो जाए, चोरी वाला काम न हो जाए। यह महिला कहीं चोरनी निकली तो, कहीं मक्खन चुरा ले तो, कितनी हास्यास्पद और घृणित बात है, मैं समझता हूँ। एक तो आपके उपकार में वो जी जान से जुटी पड़ी है महिला और आपने उसी पर संदेह करना शुरू कर दिया। बहरहाल, यदि आपको ऐसा संदेह हो तो आप उस महिला से बोलिए कि सिर्फ तुम चाय कूट कर ले आओ और मक्खन आप खुद ही मिला लीजिए। यह भी सुविधा है। बताइए कौन किसी को अपने घर में अजनबी बनकर आने देता है और उस पर वो संदेह भी करे, चाय भी बनाए और उस पर संदेह भी करे, और इसके बावजूद वह चाय उसके लिए कूटे और उसमें मक्खन आप अपने मन से मिला लीजिए। ऐसा कहाँ होता है। बहरहाल यह व्यवस्था वहाँ थी उस समय भी। अगला पढ़ूँ मैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब होता है टैक्स। आप रास्ते से चलते हैं, उसके लिए आपको टैक्स देना है। हमने वे दोनों चिटें उसे दे दी। चिटें यानी पर्चियाँ, छोटी छोटी पर्चियाँ थी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वहाँ का वर्णन है, क्या बोलते हैं कि परित्यक्त चीनी किले से हम लोग जब चले तो वहाँ एक आदमी आया, उसने राहदारी मांगना शुरू किया, टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो लेखक के पास 2 चिटें थीं, 2 पर्चियाँ थीं। दोनों पर्चियाँ उसने उन्हें उस आदमी को दे दी, उस आदमी को। और
इनके जो मित्र थे, यानी राहुल सांकृत्यायन के जो मित्र थे, उनका नाम था सुमति नाम था। तो सुमति की पहचान वाले वे लोग थे। वे पर्चियाँ जो ही उन्होंने देखी तो उसके बाद इनके रहने और आने जाने की व्यवस्था उस आदमी ने कर दी। उस पर्ची में सुमित की पहचान वाले किसी आदमी ने कुछ लिख दिया था जो वहाँ का खास रहा होगा। तो इन्हें पैरवी की सुविधा मिल गई और इन्होंने वहाँ फिर सुख शांति से अपनी यात्रा पूरी की। हालांकि इन्हें याद आता है कि एक बार इससे बहुत पहले, उसमें यह सुविधा नहीं थी, लौटते समय सो ये अच्छे वेश में थे। इस बार तो भिखारी के वेश में थे, फिर भी इतनी खातिरदारी हुई। लेकिन उस समय वे अच्छे वेश में थे, अच्छी भूषा में थे, घोड़े पर सवार थे। इसके बावजूद सो इनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि पैरवी नहीं थी उस समय। सुमति उस समय इनके साथ नहीं थे, या जो भी रहा हो, किसी कारण से पैरवी वाली बात नहीं चल सकी थी। इसलिए एक छोटे से टूटे फूटे खंडहरनुमा घर में इन्हें रात गुजारनी पड़ी और उस समय का जो अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा। हालांकि इस बार भिखारी वेश में थे, फिर भी अनुभव अच्छा था। एक बात और बोलते हैं कि शाम के वक्त वहाँ छंग पी जाती है। छंग भंग की तरह का एक पदार्थ है, शायद भंग ही हो जो जिसका नाम वहाँ छंग हो, जो लोग वहाँ पीते हैं शाम को और फिर अपने आप में मस्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत कम लोगों को होश हवास रहता है। हमारे यहाँ भी नशे की दुनिया जो है सो इतनी हावी हो चुकी है आज सामान्य जीवन पर कि जिसे देखिए वही इसी में है। नशा कीजिए, नशा करना बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई का नशा होना चाहिए, अच्छाई का नशा होना चाहिए, भलाई का नशा होना चाहिए, परोपकार का नशा होना चाहिए, कविता करने का नशा होना चाहिए, परोपकारिता का नशा। ये कीजिए ना, नशा तो अच्छा है, बशर्ते उसका सकारात्मक रूप आप अपनाएं। बहरहाल अब हमें सबसे विकट डाँड़ा ठोंगला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची यानी दया दया, तिब्बती भाषा में कुची कुची यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लंबा है, यह भी लंबा अनुच्छेद है। क्या बोलता है लेखक? अभी देखिए, मैंने क्या कहा, एक बार मैंने कहा था कि राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं, इस बार मैंने कहा क्या बोलता है लेखक। इसका क्या मतलब हुआ? यदि आप किसी लेखक का या कवि का या साहित्यकार का नाम लेते हैं, या कवित्री या साहित्यकार जो भी है उसका नाम लेते हैं, तो आदर सूचक क्रियापद होगा। यदि नाम नहीं लेते तो इसका मतलब है वो जातिवाचक संज्ञा का रूप है, तो वहाँ फिर आदर सूचकता वाली बात नहीं आती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिया, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग एक वचन। बात समझ में आ रही होगी, मैं समझता हूँ। अब हमें सबसे विकट डाँड़ा ठोंगला पार करना था। डाँड़ा बोलते हैं पहाड़ के ऊंचे स्थान को। जगह का नाम ठोंगला है। डाँड़ा यानी पहाड़ का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, चोटी नुमा, उसे। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तो कोई गांव गिराव नहीं होते। वहाँ क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर वह स्थान बसा हुआ होता है। डाँड़ा बहुत खतरनाक होता है। वहाँ कोई नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता, कोई प्राणी भी शायद न हो, बस घास फूस वनस्पति हो तो हो, नहीं तो और कुछ नहीं, है ना। और डाकुओं के लिए वहाँ देखिए, एक जगह जहाँ आप घर में पहुँचते हैं और अपनी मर्जी से चाय बनाने को बोलते हैं, और अजनबी होते हुए भी आप चाय बनाने के लिए घर में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ चाय बनाने को देते हैं,
और चाय बना भी दी जाती है, आपको पिला भी दी जाती है। इसके बावजूद अब दूसरा परिवेश जो है, दूसरी परिस्थिति जो है वो एकदम उलट है। जहाँ अजनबी बनकर आप जाइए, चाय भी उस घर की महिला से बनवा कर पी लीजिए और संदेह हो तो मक्खन खुद ही मिला लीजिए। वहीं दूसरी ओर क्या विडम्बना है, यह जो डारा थोंगला है या इस तरह के जो डारे होते हैं ऊंचाई वाले स्थान जहाँ कोई निवासी नहीं होता, कोई आवासी नहीं होता, वहाँ संकट की घड़ी होती है, वहाँ परेशानी होती है। वहाँ चोर उचक्के डाकू वगैरह वगैरह होते हैं और वे सबसे पहले आदमी को मार डालते, पूछते बाद में है, पहले मार ही डालते हैं। मार कर तब टटोलते हैं जेब की पैसा वैसा है या नहीं, पैसा रहे न रहे। क्योंकि खतरा यह है क्या कि यदि उस आदमी को चोर उचक्कों ने या डाकुओं ने छोड़ दिया तो नीचे जाकर शिकायत करेगा। यदि बस्ती में किसी की हत्या हो जाए तब तो वहाँ सज़ा मिल सकती है, लेकिन यहाँ डारे पर यदि किसी की हत्या हो जाए तो कोई सज़ा नहीं, क्योंकि गवाह कोई है नहीं। आदमी को तो जीता छोड़ते ही नहीं, मार डालते हैं सबसे पहले, बाद में पूछते हैं या जेब टटोलते हैं। मिला तो मिला, नहीं मिला तो वह आदमी जान से गया। बहुत खतरनाक स्थिति है। यही बात यहाँ कही गई है, यही परिस्थिति यहाँ दिखाई गई है। हालांकि ये भिखारी के वेश में थे, तो जहाँ कहीं इन्हें कोई डाकू वाकू मिलता था वह इन्हें पूछने लगता था क्या है नहीं है, तो ये वहाँ की बात, चूँकि तिब्बती जानते थे, वहाँ की भाषा में कुची कुची जीभ निकाल कर कुची कुची यानी दाया दाया, कृपा कृपा, है ना, करने लगते थे और इन्हें दया मिल जाती थी। वे लोग भिखारियों की हत्या नहीं करते थे, क्या मारेंगे क्या करेंगे, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। बहरहाल शेष बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।